हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 9 ऑफ आवर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यूनिट, दैट इज योर यूनिट 7। आपके AIEE एग्जाम की जो यूनिट 7 है उसका पार्ट 9 और जो फाइनल पार्ट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो हम आज डिस्कस करके इस यूनिट को खत्म करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो छोटे छोटे पार्ट जो छूट गए थे, ये है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, वायरल जीन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड का काफ़ी नाम आपने सुना है। प्लाज्मिड क्लोनिंग में यूज़ होता है, प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। तो प्लाज्मिड एक्चुअली है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आज हम देखने वाले हैं। सो प्लाज्मिड्स आर स्मॉल सर्कुलर DNA फ्रेगमेंट्स। ये क्या हैं? स्मॉल सर्कुलर DNA फ्रेगमेंट्स हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड होते हैं एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोमल DNA जो है उससे अलग हैं और उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। सो इसीलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। दीज आर फाउंड इन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। प्लाज्मिड्स आर स्मॉल सर्कुलर DNA फ्रेगमेंट्स, दीज आर डबल स्टैंडर्ड, है ना, डबल स्टैंडर्ड हैं एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर फाउंड इन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो टर्म है प्लाज्मिड, ये किन्होंने दिया था? ये सबसे पहले दिया था जोशुआ लीडरबर्ग ने इन 1952 में। सबसे पहले ये टर्म प्लाज्मिड जो है दिया था। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम हमें याद रखना है। सो प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की तरह से काम करता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली सेल्फ रेप्लिकेट करता है। इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बट हमें यहाँ पर इस फर्स्ट स्लाइड में ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लाज्मिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक टूल्स विच आर यूज टू इंट्रोड्यूस और मैनिपुलेट और डिलीट सर्टेन जीन्स फ्रॉम द होस्ट सेल। जिस होस्ट सेल में ये हैं उसमें से ये कुछ जीन को मैनिपुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं, किसी जीन को डिलीट करने में हेल्प कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे ये हम अपकमिंग स्लाइड्स में देखते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या जाना? हमने जाना कि दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA फ्रेगमेंट्स। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल। और इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है? इसकी अगली प्रॉपर्टी ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड इन अ सेल डजंट अफेक्ट द सेल फंक्शनिंग, बट द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन अ सेल इज यूजुअली बेनिफिशियल। अगर प्लाज्मिड किसी सेल में नहीं है तो उस सेल की फंक्शनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो जैसा अपना काम करती है, जैसे वो रेप्लिकेट करती है, अपनी और फंक्शनिंग करती है, वो करेगी। लेकिन अगर किसी तरीके की सेल्स में प्लाज्मिड हैं तो हाँ, वो इसके लिए बेनिफिशियल ज़रूर हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे जीन होते हैं जो प्लाज्मिड में ही हैं, उसके क्रोमोसोमल DNA में नहीं है, तो वो उनको सर्वाइव कराने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि किसी किसी प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में उस बैक्टीरियल सेल को सर्वाइव कराने में हेल्प करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड in a cell doesn't affect the cell functioning, but the presence of a plasmid in a cell is usually beneficial. ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? चलिए, प्लाज्मिड्स को सेक्स फैक्टर्स या ट्रांसफर फैक्टर भी कहा जाता है। प्लाज्मिड आर ऑल्सो नोन एज सेक्स फैक्टर्स और ट्रांसफर फैक्टर। कॉपी नंबर, देयर इज अनदर टर्म कॉपी नंबर। ये कॉपी नंबर क्या होता है? कॉपी नंबर होता है कि कितने प्लाज्मिड उस पर्टिकुलर सेल में प्रेजेंट हैं। एक प्लाज्मिड है तो हम बोलेंगे एक कॉपी है, 2 हैं तो 2 कॉपीज हैं। ऐसे ही कॉपी नंबर क्या है? इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड का कॉपी नंबर क्या है? तो जितना ज्यादा कॉपी नंबर उतनी ज्यादा यूनिट्स प्लाज्मिड उस पर्टिकुलर सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉपी नंबर क्या है? कॉपी नंबर रेफर टू द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट in a bacterial
सेल, नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, यूजुअली स्मॉल प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन हाई नंबर एंड लार्ज प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन फ्यू नंबर। अगर बड़े प्लाज्मिड है, ज्यादा किलो बेस पेयर का है तो वो कम होंगे, लेकिन अगर छोटे प्लाज्मिड है तो हाई नंबर रहता है पर सेल प्लाज्मिड्स का। कंपैटिबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड, एक और टर्म यहाँ पर आ गया कंपैटिबिलिटी। प्लाज्मिड अपनी जिस बैक्टीरिया के साथ रह रहा है उसके साथ उसमें कितनी कंपैटिबिलिटी है। दिस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट प्लाज्मिड्स, दो अलग अलग प्लाज्मिड एक ही बैक्टीरियल सेल में एक साथ रह सकते हैं या नहीं, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं, ठीक है, उसे बोला जा रहा है कंपैटिबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड। सो कंपैटिबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट प्लाज्मिड्स टू कोएग्जिस्ट इन द सेम बैक्टीरियल सेल। ओके, कॉपी नंबर टर्म हमें समझ में आ गया, कॉपी नंबर सेक्स फैक्टर हमें समझ में आ गया, ट्रांसफर फैक्टर हमें समझ में आ गया, कंपैटिबिलिटी हमें समझ में आ गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ कम टू द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्लाज्मिड। ये देखिए एक बैक्टीरियल सेल दी हुई है, इस बैक्टीरियल सेल में ये जो है बड़ा सा स्काई ब्लू कलर का ये है क्रोमोसोमल डीएनए, और ये जो सर्कुलर है दिस इज योर प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है इट इज सर्कुलर इन स्ट्रक्चर एंड डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो इसमें अपने कुछ कुछ पार्ट हैं, देखिए कुछ पर्पल कलर का है, कुछ स्काई ब्लू है, कुछ रेड है, तो ये ईच पार्ट है क्या, वो क्या डिनोट कर रहा है उसको वन बाय वन देखते हैं इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड में। एवरी प्लाज्मिड हैव सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसे ओरिसी भी बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? दिस रेफर टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन द स्ट्रैंड वेयर रेप्लिकेशन प्रोसेस बिगेन, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा, है ना, उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ पर ORI या ORIC की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ये जो ग्रीन कलर का पार्ट बना हुआ है दिस इज योर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। सेकंड है सेलेक्टेबल मार्कर साइट। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विच आर यूजफुल in the identification and selection of bacteria that contain plasmid। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का क्या यूज रहा कि ये सेलेक्ट कराने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि कौन सा बैक्टीरिया किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है और कौन सा नहीं है, जिसमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस बैक्टीरिया की बात करें, अगर ये, हाँ मैं पहले इस प्लाज्मिड मैप को आपको बता दूं, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और अगला ये जो पर्पल कलर का है रीजन, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला एरिया। ये क्या बता रहा है, अगर जिस प्लाज्मिड में ये रीजन है और जो इस रीजन के साथ ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में है वो बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी ग्रो कर पाएगा, क्योंकि वो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर पाएगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है ना, जिसमें ये नहीं होगा रीजन, वो उस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिविटी शो करेगा और एंटीबायोटिक डालते ही बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। तो ये क्या कराता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज यूजफुल टू आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया दैट कंटेन दिस पर्टिकुलर जीन। इसे हम मार्कर जीन भी इसीलिए कहते हैं कि इट एक्ट्स एज अ मार्कर। ये बायोटेक्नोलॉजी की जो टूल है जो आप लास्ट वाले यूनिट में पढ़ेंगे वहां पर इसको और डिटेल में बताया जाएगा कि ये कैसे एक तरीके का मार्कर की तरह यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की टूल्स में। ठीक है, अगर हमें किसी भी बैक्टीरिया की कॉलोनीज डेवलप करनी है प्लेट में और हमने उसमें पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या कोई भी एंटीबायोटिक डाल के मीडिया बनाया और फिर प्लेटिंग कर दी, ठीक है, प्लेटिंग कर दी, तो अगर ये प्लेट है और इसमें हमने डाल दिया कोई भी एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन डाल दिया, तो इसमें जो कॉलोनीज यहाँ पर आफ्टर 24 आवर और जो भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड है ग्रो होंगी, वो वही कॉलोनीज होंगी जिसमें ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला। इस एंटीबायोटिक के लिए वो रेजिस्टेंस शो करेगा तो यहाँ पर ये ग्रो करेगा, और जो बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव होंगे वो यहाँ पर ग्रो ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि एंटीबायोटिक प्रेजेंट है।
है ना। इस तरीके से ये एज अ मार्कर जीन काम करता है, इसीलिए सेलेक्टेबल मार्कर साइट भी इसको कहा जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए, 2 पार्ट हमने पढ़ लिए, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अगला है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन क्या होता है? दिस इज द रीजन वेयर द ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी इज लोडेड, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। हमने अभी ओपेरॉन पढ़े थे ना, ओपेरॉन क्या होते हैं, ओपेरॉन कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वहां पर भी प्रमोटर चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, है ना। तो प्रमोटर रीजन वो है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर भी प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम केवल प्लाज्मिड जो ये प्रेजेंट है, इस प्लाज्मिड को अपने आप को भी तो रेप्लिकेट करना है और अपने लिए भी चीजें बनानी है। तो ये रहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये रहा सेलेक्टेबल मार्कर। अगर कोई और सेलेक्टेबल मार्कर है लाइक हैवी मेटल्स के लिए भी अगर कोई जीन इसमें प्रेजेंट है तो वो भी एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ये रहा आपका प्रमोटर रीजन, ये यहाँ पर है प्रमोटर रीजन, ठीक है। ओके, इसके बाद है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, इसे बोलते हैं MCS, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। दिस साइट कंटेन वेरियस सीक्वेंस वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बाइंड एंड क्लीव द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल क्लोनिंग साइट कहाँ पर प्रेजेंट है। ये देखिए, यहाँ लिखा है रेस्ट्रिक्शन साइट, यहाँ लिखा है रेस्ट्रिक्शन साइट, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्टेड जीन। ये जो मैंने फोटो लिया है, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी इंसर्टेड जीन लिया हुआ है, यानी कि इस पूरी साइट में, इस पूरी साइट को हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स के लिए यहाँ पर कुछ कुछ सीक्वेंस हैं। जो एंजाइम्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स कहलाते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही रीड करके वहां से उस DNA को चॉप करते हैं या कट करते हैं। लाइक अगर किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की टेंडेंसी है कि वो AAT पर जाकर कट करेगा, AATT अगर उसको टेंडेंसी है कि वो यहाँ पर जाके ही चॉप करेगा तो वो यहीं जाकर चॉप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर देगा और यहाँ पर कोई भी जीन हम लाइगेट कर सकते हैं। समझ आया? ये मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट बोला गया है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए एक पर्टिकुलर साइट्स होती हैं जहाँ पे पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं, उसको वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रीड करते हैं और फिर उसको वहां से चॉप करते हैं, क्लीवेज क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इसको बोला जा रहा है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। सो दिस साइट कंटेन वेरियस सीक्वेंस। देखिए, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहा गया है? बिकॉज दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज रेस्ट्रिक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड चॉप और क्लीव दैट पर्टिकुलर साइट ओनली। केवल उसी पर्टिकुलर लोकेशन को वो आइडेंटिफाई करेगा और वहां पर कट देगा। रेस्ट्रिक्ट है, ये रेस्ट्रिक्टेड है उसी साइट पर कट देने के लिए, यहाँ वहाँ कहीं पर भी चॉपिंग करता नहीं फिरेगा ये, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही अपना एक्शन दिखाता है। तो वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बाइंड एंड क्लीव द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ओके, चलिए, द साइज ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का जो साइज है वो 2 kb से लेके 200 kb, किलो बेस, kb मीन्स किलो बेस पेयर। तो इसका जो साइज है प्लाज्मिड का वो 2 kb से लेके 200 किलो बेस पेयर तक हो सकता है। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड कंटेन TRA जीन, TRA मीन्स ट्रांसफर जीन, ओके, TRA मीन्स transfer gene. So most of the plasmid contain TRA gene, which is transferred gene and essential in transferring the plasmid from one cell to another through conjugation. जब इनका conjugation होता है तब ट्रांसफर होता है इसका। ये देखिए, मैं जिसकी बात कर रही थी आपके सामने अभी, प्लाज्मिड आर ट्रांसफर्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ conjugation. conjugation तो हम बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, बैक्टीरिया के टाइम पर। तो यहाँ पर भी प्लाज्मिड कैसे ट्रांसफर होंगे? थ्रू कॉन्जुगेशन ट्रांसफर होंगे। हम यहाँ देख रहे हैं 2 बैक्टीरियल सेल हैं, एक ये है, एक दूसरी है। इस एक में मोबाइल प्लाज्मिड है, दूसरे में नहीं है। तो ये मोबाइल प्लाज्मिड क्या करेगा? ये पाइलस जनरेट करेगा। पाइलस जनरेट करने के बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, अटैच करेगा ये पाइलस रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के साथ, और इसके थ्रू प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व 2 सेल्स, 2 बैक्टीरियल सेल्स। एक होती है डोनर सेल एंड अदर वन वी कैन कॉल रिसिपिएंट सेल, ठीक है। डोनर सेल वो है जिसके अंदर प्लाज्मिड है, रिसिपिएंट वो है जिसके अंदर प्लाज्मिड DNA नहीं है। सो द डोनर सेल फॉर्म अ कॉन्जुगेशन ब्रिज
नाउ एज पाइलस and attached to the recipient cell like this. ये जो मैंने अभी आपको समझाया. One copy of the plasmid is transferred from the donor to recipient. इस तरीके से एक कॉपी यहाँ चली जाती है, फिर वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं. Based on the presence of TRA gene, plasmid can be classified into two different category. पहली कैटेगरी है conjugative plasmid, another one is non-conjugative plasmid. जो conjugation कर पाएगा, यानी कि कॉन्जुगेशन कब कर पाएगा, जब उसके अंदर टीआरए जीन होगा, पाइलस ब्रिज बना पाएगा और प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर पाएगा, है ना. तो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कौन से हुए? दीज प्लाज्मिड कंटेन टीआरए और ट्रांसफर जीन एंड आर कॉमनली सीन इन बैक्टीरिया. ज्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कहलाते हैं. दीज टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स लैक द टीआरए जीन. इसमें टीआरए जीन या ट्रांसफर जीन नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड. Another one is F plasmid. Based on the function of the plasmid, we can classify plasmid into two different categories. First one is F plasmid, another one is R plasmid. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं F plasmid. F plasmid क्या होता है? F का फुल फॉर्म है fertility plasmid. They contain TRA gene and hence can be transferred from one cell to another. Fertility gene जिसके अंदर है, ठीक है, तो जिसके अंदर टीआरए जीन है वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहलाएंगे. और ये एक बैक्टीरियल सेल जिसे कि डोनर कहा जा रहा है, डोनर से रिसिपिएंट में प्लाज्मिड ट्रांसफर करने का काम करते हैं. दे कैन रेप्लिकेट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. दे कैन कॉज सिंथेसिस ऑफ पाइलस विच इज अ लॉन्ग प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर. इट इज अ long protein rich structure that help in cell to cell interaction. It also contain a sequence responsible for incompatibility. Another one is R plasmid, or we can say resistant plasmid. First is F plasmid, another one is R plasmid. These plasmid contain and transmit gene for antibiotic resistance from one cell to another. The antibiotic resistance gene protect the bacteria from antibiotic in human medicine and antibiotic naturally present in soil. कुछ एंटीबायोटिक नेचुरली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उससे भी ये बैक्टीरिया को बचा के रखता है अगर प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया के अंदर है तो, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंट जीन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. वो जो जीन है, वो जो जीन जिन प्लाज्मिड में होगा उन्हें क्या बोला जाएगा? आर प्लाज्मिड, क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. तो वो सॉइल में भी सर्वाइव करेंगे, या फिर ह्यूमन मेडिसिन का अगर उन्हें एक्सपोजर हो गया किसी तरीके से, या ग्रो किया जा रहा है इन लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, तो वहां पर भी वो सिलेक्शन के लिए अगर ग्रो किया जा रहा है तो आर प्लाज्मिड को वी कैन सेपरेट इट आउट. ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक इन ह्यूमन मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक नेचुरली प्रेजेंट इन द सॉइल. These type of plasmid are usually large in size. ये बड़े होते हैं and present in low copy number. What does it mean? लार्ज होगा साइज में, और जब लार्ज होगा साइज में तो बैक्टीरिया सेल का तो स्ट्रक्चर उतना ही है, मान लिया इतना बड़ा है, और ये उसका अपना जेनेटिक है, तो छोटे छोटे तो कई सारे आ जाएंगे. लेकिन अगर ये लार्ज है तो एक आ पाएगा, या दो पाएंगे, या तीन आ पाएंगे, है ना. तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये साइज में बड़े होते हैं और इनका कॉपी नंबर कम होता है. ठीक है, पॉइंट सारे क्लियर होते जा रहे हैं आपको. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मिड. प्लाज्मिड्स की एप्लीकेशन क्या है? प्लाज्मिड्स की बहुत एप्लीकेशन है इन बायोटेक्नोलॉजी. और बायोटेक्नोलॉजी टूल्स हमें अब जितनी भी अपकमिंग इंडस्ट्री में जितनी भी ड्रग डेवलपमेंट होती है, जीन थेरेपी होती है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बनती हैं, सभी जगह बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज होते हैं. आपको पता है एग्रीकल्चर की हाइब्रिड स्पीशीज बनाने में और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं. तो अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि प्लाज्मिड किस तरीके से हेल्प करेंगे इन बायोटेक्नोलॉजी. द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ प्लाज्मिड इज दैट दे कैन यूज्ड एज अ वेक्टर टू इंसर्ट अ स्पेसिफिक जीन इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू देयर कैपेसिटी टू इनकॉर्पोरेट अ जीन एंड रेप्लिकेट इनसाइड अ सेल. इसका क्या मतलब हुआ पहले पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे? ये मान लीजिए ये किसी डिजीज से रेजिस्टेंट जीन है,
या फिर ये किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट जीन है, तो हम अगर हमें ये जीन चाहिए बल्क अमाउंट में, तो हम क्या करेंगे, इस जीन को मैंने जो आपको बताया था मल्टीपल क्लोनिंग साइट पर इसको यहाँ पर लाइगेट कर देंगे। देयर इज अ प्रोसेस। ये हमारा प्लाज्मिड है, यहाँ पर आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, और मार्कर जीन होगा, ठीक है, ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। और जब यहाँ पर ये जीन चला जाएगा और फिर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे बैक्टीरियल सेल में, तो ये कई सारे मल्टीप्लाई करेगा ना। जब जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा 1 2 3 4 वैसे वैसे ये भी प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट होंगे, तो हमको क्या मिला, एक जीन से मल्टीपल जीन्स मिल गए। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है इट एक्ट्स एज अ वेक्टर, ये वेक्टर की तरह काम कर रहा है। किस लिए, कि जो इंसर्ट हमें चाहिए, ये जो जीन है इसे हम इंसर्ट टर्म दे रहे हैं, इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया वेक्टर में और हमने उसकी ढेर सारी कॉपीज प्राप्त कर ली। ठीक है, ढेर सारी कॉपीज कैसे प्राप्त करी, हमें कैसे मिली ढेर सारी कॉपी, जब हमने अपने उस इंसर्ट को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस प्लाज्मिड में क्लोन कर दिया, लाइगेट कर दिया मल्टीपल क्लोनिंग साइट में, और फिर बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डाल दिया, तो हमें उसकी ढेर सारी कॉपी मिल गई। तो इसीलिए हम प्लाज्मिड को बोल रहे हैं कि इट एक्ट्स एज अ वेक्टर टू इंसर्ट अ स्पेसिफिक जीन into another organism like bacteria due to their capacity to incorporate a gene and replicate inside a cell। वो खुद भी रेप्लिकेट करता है, तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट पर अगर हमने कोई जीन लाइगेट कर दिया है तो वो भी रेप्लिकेट करेगा और हमें उसकी ढेर सारी कॉपी मिल जाएंगी, और उसके बाद हमें उसका आगे जो भी यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बैक्टीरिया एज दे कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो बैक्टीरिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड में एक चीज होती है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। दे कैन बी यूज टू डिग्रेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। जो डिग्रेडेटिव इंडस्ट्रियल बायोकेमिकल्स होते हैं उनको ये एज अ फूड यूज करते हैं, तो उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं। तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, as plasmid are good vector, easy to manipulate, they are being used in gene therapy। बहुत सारी जीन थेरेपी होती हैं। जीन थेरेपी के थ्रू हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिजीज होती हैं, जो कि ऐसी होती हैं कि जो बाय बर्थ किसी बच्चे के अंदर आई हुई है, जैसे कि किसी को सुनाई नहीं देता, या और भी तरीके की जेनेटिकली इनहेरिटेड जो डिजीज होती हैं, उनको रेक्टिफाई करने के लिए प्लाज्मिड काम आता है, क्योंकि ये मैनिपुलेट कर सकता है जीन को। ठीक है, तो जीन थेरेपी में भी इसका यूज है, ड्रग डिलीवरी में भी इसका यूज है, हार्मोन प्रोडक्शन में भी इसका यूज है। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ यूज ऑफ प्लाज्मिड। बहुत बड़ी साइंस है ये, बट इसका इतना ज़्यादा डिस्कशन अभी हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे। ये आपको अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन एंड वायरल जीन। Though the gene of nuclear chromosome have a significant and key role in inheritance of almost all traits from generation to generation। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी ट्रेट्स जा रहे हैं, लाइक हेयर कलर, अगर जैसे इंडियंस की बात करें तो हम लोगों के काले बाल होते हैं, किसी के ग्रे तो एज के साथ होंगे, किसी के ब्राउन भी होंगे, किसी के गोल्डन होंगे। तो जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं, ऐसे आई कलर ब्लैक है, ब्राउन है या स्काई ब्लू है, तो ये जो है ये ज़्यादातर किसके थ्रू ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन? न्यूक्लियर क्रोमोसोम में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू ट्रेट्स। हमने डार्विन वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं। तो दे ऑल टुगेदर कांट बी कंसिडर एज अ सोल व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन उनको अकेले को हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हीं के थ्रू ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। कुछ जीन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन भी होते हैं सेल्स के अंदर प्रेजेंट, जो मेन क्रोमोसोम है उसकी जगह, जैसे कि अभी आपने देखा प्लाज्मिड्स। ठीक है, देखा ना, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियर डीएनए है और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर जीन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है तो उसमें भी जीन्स हैं, और वो भी एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो रहे हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो इसी तरीके से इस लाइन में यही कहा गया है कि द जीन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोसोम हैव अ सिग्निफिकेंट एंड की रोल इन द इनहेरिटेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ट्रेट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। They altogether cannot be considered as a sole vehicle of inheritance।
Certain experiments evidence suggest the occurrence of certain extranuclear gene or DNA molecule in the cytoplasm of many prokaryote and eukaryotic cells. बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं जिससे पता चलता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होते हैं और वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपना जो इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पहुंचाने का काम करते हैं. बैक्टीरियल सेल्स सच एज ई कोलाई possess a single male chromosome in the nucleus of an extra DNA element called plasmid in the cytoplasm. As we discussed, प्लाज्मिड के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, इसको और डिटेल में नहीं लेके जा रहे हैं. ठीक है. The eukaryotic cell possess a main complement of the chromosome in the nucleus, extra DNA molecule और chromosome in their mitochondria, ये आपको पता है, एंड क्लोरोप्लास्ट. ये दो ऑर्गन है जिन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, अपनी खुद की मशीनरी होती है. तो ये आधे से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट्स, और ये दोनों के दोनों एक क्या कर रहा है, एक फूड बना रहा है और दूसरा उस फूड से एनर्जी डेवलप कर रहा है. ठीक है. तो एनर्जी, बायो एनर्जेटिक रिएक्शंस यहाँ पर दोनों चल रही हैं. तो उसके लिए ये इनके अंदर खुद अपने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होते हैं. Thus, extranuclear inheritance or cytoplasmic inheritance is the transmission of genes that occur outside the nucleus. It is a form of non-Mendelian inheritance. ये non-Mendelian inheritance है, in which a trait is transmitted from the parent to offspring through non-chromosomal cytoplasmic mean. ठीक है. जो भी इंफॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया टू माइटोकॉन्ड्रिया जाएगी, क्लोरोप्लास्ट टू नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट जाएगी, वो मेन क्रोमोसोम के थ्रू तो जा नहीं रही है. इसीलिए ये क्या है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, क्योंकि मेंडल ने तो मेन क्रोमोसोम के ऊपर ही फैक्टर्स बोला था उस टाइम उसने जीन को, तो उस पर बताया था कि एक कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, मगर उस टाइम उसने माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं की थी. ठीक है. सो दीज आर सम ट्रेट्स आर mainly transmitted through cytoplasmic mean. It is commonly referred to as non-Mendelian, non-chromosomal, uniparental, maternal, extrachromosomal, cytoplasmic और extranuclear inheritance. ठीक है. साइटोप्लाज्मिक फैक्टर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में ये देखिए तीनों पिक्चर्स मैंने यहाँ आपको बताए हैं. ये पिक्चर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मिड्स वाली, जो वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया जाएगी. ये है मेन बैक्टीरियल डीएनए, दीज आर द प्लाज्मिड्स. इसमें कुछ जीन्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. ये है आपका क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर ये पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है आपको क्लोरोप्लास्ट डीएनए. यहाँ पर ये है, दूसरा ये है. तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट के पास अपने खुद के भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं. तीसरा पिक्चर है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, जिसमें ये जो सर्कुलर छोटी छोटी रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको मैट्रिक्स में दिख रही हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ठीक है. सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लाज्मिड. दीज आर द मेन ऑर्गेनेली जहां पर उनके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, जिनका अपना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, और वो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स भी कहे जाते हैं, जो इंडिपेंडेंटली सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपने करैक्टर पास करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम का जो साइज है दैट इज बिटवीन 13 to 18 kb किलोबेस पेयर in size, while fungal mitochondrial genome and higher plant mitochondrial genome is around 75 kb and 300 to 500 और 300 से लेके 500 kb रेस्पेक्टिवली इसका साइज होता है. ईच माइटोकॉन्ड्रिया में 5 से लेकर 20 कॉपी होती है माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम की. ठीक है. ह्यूमन सेल हैव अ रेंज ऑफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन डिफरेंट सेल. पूरी एक रेंज होती है. ह्यूमन सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 37 डिफरेंट जीन होते हैं, और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. चलिए, सो दिस इज अबाउट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. नाउ अगला जो टॉपिक बचता है वो है वायरस. उसके बारे में डिस्कस करते हैं. वायरस क्या है? वायरस आर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट लैक सेलुलर स्ट्रक्चर. इसका अपना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है. एंड कैन ओनली रेप्लिकेट, ओनली पर हमें ध्यान देना है, दिस कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड अ
सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अदरवाइज बाहर ये कैसे पड़े रहते हैं, एज अ डेड पार्टिकल, इसीलिए ऐसे कनेक्टिव लिंक बोला जाता है ना। जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा तो उसकी एंजाइमेटिक मशीनरी को यूज़ करेगा और सेल्फ अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और फिर उसको लाइटिक रिएक्शन के द्वारा किल करके बाहर निकल जाएगा, या अप टू देयर फेवरेबल टाइम तक वहीं उसके साथ मल्टीप्लाई करता रहेगा। पर क्या कर रहा है ये, अपनी मशीनरी, इसके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है। सो दीज आर वेरी टाइनी स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इन्फेक्शियस एजेंट दैट लैक cellular structure and can only replicate inside a cell of living organism। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये देखिए बीडेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये मैंने वायरल जीनोम दिखाया हुआ है आपको। ये डीएनए भी हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है, सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट। इसके ऊपर ये जो लाइट ग्रीन कलर की रिंग 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 स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज अ प्रोटीन कोट। इसको कहा जाता है कैप्सिड, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैप्सिड। ठीक है, अंदर क्या है, बस एक डीएनए है, वायरल जीनोम, और इसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट है जिसे कहा जा रहा है कैप्सिड। सम वायरस ऑल्सो हैव अ आउटर एनवलप कंपोज्ड ऑफ लिपिड। इसके बाहर भी ये पिंक कलर का जो एरिया है, किसी किसी वायरस में ये एरिया भी होता है जिसे बोलते हैं एनवलप। ये लिखा हुआ है एनवलप, ये जो पिंक कलर का एरिया है इसे बोलते हैं एनवलप, ये पूरा जो एरिया है। ठीक है, इसे एनवलप बोलते हैं। और ये किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है लिपिड का। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जो कैप्सिड है ये प्रोटीन का बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उल्टा नहीं करना है। और जो एनवलप है वो लिपिड का बना हुआ है। द जेनेटिक मटीरियल कैरीज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द वायरस टू रेप्लिकेट एंड रिप्रोड्यूस न्यू वायरल पार्टिकल अंडर सुटेबल कंडीशंस। जेनेटिक मटीरियल डीएनए वायरस भी होते हैं, आरएनए वायरस भी होते हैं। डीएनए वायरस जो हैं उनका कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हर्पीज वायरस है, एडिनो वायरस है, पॉक्स वायरस है। दीज आर द डीएनए वायरसेस। कुछ आरएनए वायरसेस होते हैं जो कि जिनके अंदर आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो कैप्सिड है जो अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया, इट इज अ प्रोटीन कोड सराउंडेड द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द वायरस। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। एक यूनिट को बोला जाएगा कैप्सोमियर। ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ था ये पूरे को बोल रहे हैं कैप्सिड, और अगर एक की बात की जाएगी तो वो हो गया कैप्सोमियर। ठीक है, द कैप्सिड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द वायरल जेनेटिक मटेरियल एंड हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू द होस्ट सेल। क्या काम रहा कैप्सिड का कि ये जब होस्ट सेल पर अटैक करता है तो उससे चिपकने के लिए अटैच करने के लिए अपने आप को कैप्सिड उस टाइम पर हेल्प करता है। दूसरा, उसके भी बाहर जो पिंक कलर की लेयर थी अभी हमने डिस्कस किया था, दोबारा देख लीजिए। पिंक कलर की ये जो लेयर है इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसे बोल रहे हैं एनवलप, जो कि किसी किसी वायरस में प्रेजेंट होती है। सम वायरस हैव एन आउटर एनवलप कंपोज्ड ऑफ लिपिड। इसका क्या काम है, द एनवलप इज एक्वायर्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बडिंग के टाइम पर ये उससे एक्वायर कर लेता है। एनवलप वायरस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एंड हर्पीज वायरस, इन तीनों वायरसेस में एनवलप होती है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करना है। वायरस रेप्लिकेशन और वायरल रेप्लिकेशन। वायरस यहाँ पर बैक्टीरियोफाज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। बैक्टीरियोफाज यानी बैक्टीरिया किलिंग वायरस। उसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये सबसे पहले अटैचमेंट करेगा, अटैच करने के बाद क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा बैक्टीरिया में, यानी अपना डीएनए इसके अंदर इंसर्ट करेगा। फिर दो तरीके की लाइफ साइकिल ये में जा सकता है। एक है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, अनदर वन इज लाइटिक लाइफ साइकिल। लाइसोजेनिक में ये क्या करेगा कि ये जो डीएनए इसने इंसर्ट किया ये इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ लाइगेट कर देगा और इसके साथ तब तक रेप्लिकेट करता रहेगा। बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, इसका भी जीनोम रेप्लिकेट करेगा जब तक इसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती, और इस टाइम में बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी ये अपने जितनी भी असेंबली है, अपने जो भी बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट है उसे बनाएगा और फिर लाइटिक साइकिल में घुस जाएगा। लाइटिक साइकिल क्या होती है, लाइटिक साइकिल होती है ये वाली, जिसमें क्या करेगा वायरस अपने आप अपनी प्रोटीन अपनी चीज़ों को सिंथेसाइज करेगा।
ठीक है। सिंथेसाइज करने के बाद अपनी असेंबली को पूरा करेगा और अपनी असेंबली को पूरा करने के बाद उस बैक्टीरिया को किल करेगा और अपने वायरल पार्टिकल को रिलीज कर देगा। तो दो तरीके की हैं, एक तो है लाइसोजेनिक साइकिल, एक है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में वो क्या करता है, अपनी होस्ट सेल को किल करके बाहर निकलेगा, और लाइसोजेनिक साइकिल में वो बिल्कुल इनर्ट फॉर्म में उसके साथ अपना बैक्टीरियल जीनोम के साथ अपना डीएनए लाइगेट करेगा, डीएनए आरएनए व्हाटएवर इट इज, और रेप्लिकेट करता रहेगा विद बैक्टीरिया। ठीक है। सो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट ऑन देयर ओन, अपने आप तो ये रेप्लिकेट करता ही नहीं है, दे रिक्वायर अ होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस। द वायरस लाइफ साइकिल इन्वॉल्व एन अटैचमेंट, फर्स्ट स्टेप था हमारा अटैचमेंट, ठीक है। उसके बाद एंट्री करेगा इनटू द सेल, रेप्लिकेट ऑफ द वायरस जीनोम, दूसरा है इन्फेक्शन, तीसरा है असेंबली, और उसके बाद है चौथा लाइसिस एंड रिलीज। असेंबली बनाएगा न्यू वायरल पार्टिकल की, एंड देन रिलीज of the newly formed viruses. So these are the steps: attachment, infection, assembly and lysis and release. Okay. दूसरा है mutability. वायरस कैन म्यूटेट रैपिडली, बहुत तेजी से ये म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। अब कोरोना वायरस के बारे में आपको पता ही है, कितने तरीके की स्ट्रेन्स आ चुके हैं। इसके थ्रू हमें आज की डेट में तो ये पता चली गया है कि वायरस, अभी तक तो कॉपीज में पढ़ते थे, बुक्स में पढ़ते थे साइंस स्टूडेंट्स कि हाँ रेप्लिकेशन म्यूटेशन कुछ होता है, चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं इन 2-3 सालों में कि वायरस कितनी तेज़ी से म्यूटेशन करता है और कितनी तेज़ी से उसकी जो विरुलेंसी है, यानी कि बीमारी करने की जो क्षमता है, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ म्यूटेशन जो उसके अंदर हो रहा है। और बहुत ही रैपिडली वायरस अपने अंदर म्यूटेशन क्रिएट करते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है ही नहीं, जो हमने नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन में देखा है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, कि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड लग गया है तो उसे वो क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से हटा के सही वाला लगा देता है। तो इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती ही नहीं है, इसलिए बहुत तेजी से इसके अंदर, वायरस के अंदर क्या होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं। दिस म्यूटेबिलिटी कंट्रीब्यूट द एबिलिटी ऑफ वायरस टू इवॉल्व एंड अडेप्ट अ न्यू एनवायरनमेंट। वो फटाफट से इवॉल्व हो जाता है और नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाता है, मेकिंग चैलेंजिंग टू डेवलप इफेक्टिव वैक्सीन्स। इसीलिए इफेक्टिव वैक्सीन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से अपने आप को, अपना आउटर स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, अंदर का स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, अपने आप को एक तरीके से बहुत आसानी से छुपा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस हो जाते हैं, और इसीलिए एंटीवायरल ड्रग्स बनाने में भी काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन साइंटिस्ट लोगों के सामने आती हैं। चलिए, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वायरस। हमने वायरस के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो डिफरेंशिएशन टर्म है, ये है क्या, डिफरेंशिएशन से क्या मतलब है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेल बिकम स्पेशलाइज्ड एंड टेक ऑन अ स्पेसिफिक रोल इन एन ऑर्गेनिज्म। जब कोई भी सेल होती है, उसको स्पेशलाइज्ड बना दिया जाए कि आपको ये काम करना है। अब आप खुद ही देखिए, एक ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन जब सेल डेवलप हो रहा होता है, जाइगोट के टाइम पर एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ओवा और स्पर्म मिले, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16, 32, कितने साले होने के बाद फिर क्या होता है, एक पूरा का पूरा एक छोटा सा बेबी बन जाता है। और उसमें हर सेल को पता है कि भाई मुझे आंखें बनानी हैं, मुझे दांत बनाने हैं, मुझे स्किन बनानी है, मुझे क्या बनाना है, मुझे स्केलेटन सिस्टम बनाना है, मुझे मसल्स बनानी है। कैसे पता होता है? तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, वही सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको बिल्कुल ब्रीफली यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मैंने आपको क्या बताया कि जब एक सिंपल सेल जो होती है वो धीरे धीरे कैसे स्पेशलाइज्ड हो जाती है, ये बताने के लिए कि आपका एक स्पेसिफिक रोल है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो क्या रहा डेफिनेशन? डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच cell become specialized and take on specific role in an organism is known as differentiation. ठीक है? Okay. During human development, a single cell, or we can say a fertilized egg,
differentiate into every different kind of specialized cell type found in the body, including blood, muscles and nerve cells. Different kind of cells बन रही होती हैं एक फर्टिलाइज्ड एग से। वो कैसे बन पाती हैं डेवलपमेंट के टाइम पर? सेल्स दैट आर अनडिफरेंशिएट, जो कि अनडिफरेंशिएट सेल होती हैं, शुरू में ही जो बिल्कुल जायगोट बना है उस टाइम पर अनडिफरेंशिएट सेल हैं, उनको कहा जाता है स्टेम सेल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है। सेल्स दैट आर अनडिफरेंशिएट आर नोन एज स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आर फाउंड इन एम्ब्रियोज। कहाँ पाए जाते हैं ये? एम्ब्रियो में पाई जाती हैं एंड अडल्ट में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो जब एम्ब्रियो में पाई जाती हैं उस टाइम हम उनको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और जब अडल्ट्स में पाई जाएंगी तब हम कहेंगे इसको अडल्ट स्टेम सेल्स। ठीक है, तो यहाँ तक इस स्लाइड में हमें क्या समझ में आया कि डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौन सी सेल किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल के लिए स्पेशलाइज्ड होगी, कैसे होगी, वो डिफरेंशिएशन हो गया। अब उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी जो अनडिफरेंशिएट सेल्स हैं उनको स्टेम सेल कहा जाता है। जब वो एम्ब्रियो में होती हैं तो उन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहा जाता है, और अडल्ट में भी होती हैं वो कुछ, जिनको अडल्ट स्टेम सेल कहा जाता है। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर हो गई? चलें नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, इन जनरल द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कैन ईदर टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट। अब यहाँ दो नए टर्म आ गए हैं, टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट। एंड अडल्ट स्टेम सेल्स आर मल्टीपोटेंट। तीन टर्म आ गए हैं जी। पहला टर्म हो गया टोटिपोटेंट, दूसरा हो गया प्लूरिपोटेंट एंड तीसरा हो गया मल्टीपोटेंट। ठीक है, तो अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल तीन तरीके की हो सकती हैं, यहाँ ये बताया जा रहा है। टोटिपोटेंट भी हो सकती हैं, प्लूरिपोटेंट भी हो सकती हैं एंड मल्टीपोटेंट भी हो सकती हैं। स्टेम सेल्स that have the ability to differentiate into every type of cell। ऐसी स्टेम सेल जो किसी भी तरीके की सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, किसी भी तरीके की सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो अगर, तो उसको टोटिपोटेंट सेल कहा जाएगा। समझ में आ गया क्या? कौन सी स्टेम सेल्स को टोटिपोटेंट कहा जाएगा? वो स्टेम सेल्स those have the ability to differentiate in every type of cell in the body। बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स बन सकती हैं, वो कोई भी सेल बना पाए या बन पाए, उस जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है उसे टोटिपोटेंट सेल कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लूरिपोटेंट किसे कहा जाएगा? स्टेम सेल्स दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू मोस्ट बट नॉट ऑल। मोस्टली सेल्स बना पाए लेकिन सारी सेल्स जो ना बना पाए, मोस्टली सेल्स में वो कन्वर्ट हो पाएं लेकिन सारी सेल्स में कन्वर्ट ना हो पाएं, उस टाइप की जो स्टेम सेल्स हैं उनको हम कहेंगे प्लूरिपोटेंट सेल्स। आई होप क्लियर हो गया ये भी आपको। स्टेम सेल्स दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू द मोस्ट बट नॉट ऑल टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्लूरिपोटेंट। सेल्स प्रेजेंट विद इन ब्लास्टोसिस्ट दैट फॉर्म शॉर्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस आर प्लूरिपोटेंट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद बनती हैं उन्हें प्लूरिपोटेंट सेल्स कहते हैं। अब अगला टर्म आता है मल्टीपोटेंट। स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन अडल्ट ऑर्गेनिज्म दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। जो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में ही बना पाएं, जो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल में ही कन्वर्ट हो पाएं या उनको बना पाएं, उनको मल्टीपोटेंट सेल्स कहते हैं, और ये अडल्ट ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। इस चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं ये स्पर्म ओवा जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट के बाद ये जो सेल हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये टोटिपोटेंट सेल हैं, ये किसी भी तरीके की सेल में कन्वर्ट हो पाएंगी। ठीक है, किसी भी तरीके की सेल में कन्वर्ट हो पाएंगी। और ये जो पिंक कलर की तीन दिखी ये प्लूरिपोटेंट सेल्स हैं। प्लूरिपोटेंट सेल्स किसी एक तरीके की सेल में, कुछ सेल में कन्वर्ट हो पाएंगी, हर तरीके की सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। तो ये कुछ इन्होंने बना दी एंडोडर्मिक लाइन, किसी ने बना दी मेसोडर्म लाइन, किसी ने बना दी एक्टोडर्म लाइन। अब ये आ गई मल्टीपोटेंट सेल। मल्टीपोटेंट सेल्स में कुछ ही सेल्स बना पाएंगी, यानी कि ये जो येलो वाली हैं ये केवल हार्ट सेल ही बना पाएंगी, ये जो दूसरी येलो वाली हैं केवल ब्लड सेल बना पाएंगी, ये जो ग्रीन वाली हैं ये स्किन सेल बना पाएंगी, ये वाली केवल न्यूरॉन बना पाएंगी, ये वाली केवल पैनक्रियाटिक सेल, यानी ये कुछ ही सेल्स बना पाएं उसे मल्टीपोटेंट सेल्स कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो हर तरीके की सेल बना पाए, जिसके अंदर
ये क्षमता है कि वो कितनी भी कुछ भी बना सकती है, उसे टोटिपोटेंट कह रहे हैं। प्लोरीपोटेंट उन्हें कह रहे हैं कि वो ज़्यादातर बना पाएगी मगर सारी नहीं बना पाएगी, उसे प्लोरीपोटेंट कह रहे हैं। और मल्टीपोटेंट उसे कहा जा रहा है जो केवल कुछ सेल्स बना पाएंगी, उन्हें मल्टीपोटेंट सेल कहा जा रहा है। अब यहाँ पर अडल्ट बोन मैरो की बात करते हैं कि अडल्ट बोन मैरो जो होता है, ये जो बोन है, इस बोन में देखिए ये अंदर की तरफ बोन मैरो भरा होता है, इतना आपको पता है। इस बोन मैरो से क्या क्या बन सकता है? रेड ब्लड सेल्स बन सकती हैं, प्लेटलेट्स बन सकती है, WBCs बन सकती हैं, वाइट ब्लड सेल्स बन सकती हैं। तो इसमें 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स होती हैं। एक होती है हेमेटोपोइटिक सेल स्टेम सेल्स विच गिव राइज टू रेड ब्लड सेल। हेमेटोपोइटिक रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स बनाती है। दूसरी होती है एंडोथेलियल स्टेम सेल्स विच गिव राइज टू लिम्फ वेसल्स, है ना। और एक होती है मेसेनकाइमल सेल विच गिव राइज टू डिफरेंट काइंड ऑफ मसल सेल्स। तो इसके अंदर भी अडल्ट में भी होती है मगर वो कुछ बना पाती हैं, सारी नहीं बना सकती हैं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल से बहुत सारी स्टेम सेल्स बनी और बहुत सारे स्टेम सेल्स से बनने के बाद वो डिफ्रेंशिएट होके स्पेसिफिक ऑर्गन्स बन जाते हैं। और इसमें आपको एग्जांपल बता दिया कि ये बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट है, उससे कुछ ही टाइप की सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल बन सकते हैं। Nearly all cell type in a large organism contain the same DNA, yet they express their gene differently. सारी सेल्स में आपको पता है सेम DNA होता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से वो एक्सप्रेस हो रहा होता है। कहीं पर ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा होता है, कहीं पर कम एक्सप्रेस हो रहा होता है। कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा, उस तरीके की प्रोटीन ज़्यादा बनेगी। जहाँ पर कम यूज़ हो रहा है वहाँ कम प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो ये होता कैसे है, ये रेगुलेट कैसे होता है? ये जीन एक्सप्रेशन से रेगुलेट होता है। ये इस डायग्राम के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA है, इसने ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसने mRNA बनाया, mRNA आ गया साइटोप्लाज्म में और फिर इसने ट्रांसलेट कर दिया अमीनो एसिड्स को, जिससे कि एक पॉलीपेप्टाइड बन गई। मगर पॉलीपेप्टाइड कितनी बननी है और कब बननी है, ये डिसाइड होगा बहुत सारे फैक्टर्स पर डिसाइड होता है और ये इसी को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द वे इन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पुट इनटू एन एक्शन। DNA is first transcribed into mRNA। बिल्कुल सही बात है, यही मैंने अभी आपको बताया। द कोडोन ऑफ mRNA स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। बिल्कुल, इसके जो कोडोन होते हैं वो ये बताते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड बनना है। प्रोटीन इन टर्न प्ले अ की रोल इन प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म ट्रेट। वो प्रोटीन जो बनती है वो ये बताती है बदले में कि उस ऑर्गेनिज्म का उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कौन सा ट्रेट होगा, है ना। ऐसे ही तो चीज़ें उसमें आती हैं कि ये कोई भी एंजाइम कितना बनेगा नहीं बनेगा। हमने ओपेरोन थ्योरी भी पढ़ी थी, है ना। लैक्टोज की प्रेजेंस में, लैक्टोज की एब्सेंस में क्या हो रहा था। तो वही जीन एक्सप्रेशन का जो रूल है वो यहाँ पर भी लगता है। जीन कैन बी अफेक्टेड इन सेवरल वे बाय DNA बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जीन कितना एक्टिवेट होगा, जीन कितना काम करेगा, किसी जीन का प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उन फैक्टर्स को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और दीज आर सर्टेन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये छोटी छोटी प्रोटीन्स होती हैं जो कि DNA बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं, जिसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू द रेगुलेटरी साइट और रेगुलेटरी रीजन ऑफ अ जीन एंड अफेक्ट देयर एक्सप्रेशन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं ये रेगुलेटरी रीजन के साथ बाइंड करते हैं और फिर ये बताते हैं कि जीन एक्टिवेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर ये जीन बताया, ये एक पर्टिकुलर जीन है, इसका प्रोडक्ट बनना है या नहीं, ये इसका प्रमोटर रीजन है, ये रेगुलेटरी रीजन है, ठीक है। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पर आके बाइंड हो गया, सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो ये जो RNA पॉलीमरेज है वो भी यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर आके बाइंड हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर्म अ बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज। उसने एक बाइंडिंग साइट बना दी RNA पॉलीमरेज की और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दूसरी रीजन पर यहाँ पर जाके बाइंड हो गया तो यहाँ पर ये बाइंड ही नहीं होगा, यहाँ बाइंड नहीं होगा, RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा, RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा तो ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही यहाँ पर बताया गया है आपको कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू द रेगुलेटरी रीजन of a gene that affect their expression. These are the regulatory reasons. Some transcription factor turn gene on and other help to
टर्न जीन ऑफ, कुछ टर्न ऑन कर सकते हैं और कुछ उन्हें टर्न ऑफ कर सकते हैं। डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर एसोसिएटेड विद द डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल इन द बोन, मसिल एंड नर्व सेल। और इसी तरीके से डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हर तरीके की सेल में, स्टेम सेल चाहे वो बोन की है, मसिल्स की है, नर्व सेल्स की है, वहां पर काम करते हैं। चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन अफेक्ट द टाइप एंड अमाउंट ऑफ आरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न जितना चेंज हो रहा है उस पर ही डिपेंड करेगा आरएनए कितना बनेगा, और आरएनए जितना बनेगा उतना ही वो प्रोटीन बनेगी। रिकॉल दैट डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए, एमआरएनए देन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन, कैसे? थ्रू ट्रांसलेशन। द टाइप एंड नंबर ऑफ प्रोटीन इन अ सेल जनरेट हेल्प टू डिटरमाइन हाउ सेल डिफरेंशिएट। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जितना ज्यादा बाइंड करेगा, कब बाइंड करेगा कब नहीं बाइंड करेगा, वो बताएगा कि कितना आरएनए बनेगा उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में। मसल है, नर्व सेल है, ब्लड सेल है, कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। ठीक है, स्टेम सेल से वो डिफरेंशिएट होगा, कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। और वो कैसे होगा? जैसे कि आपको बताया पहले, वही डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है, पर प्रोटीन का बनना इस बात पर डिपेंड करता है कि पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन है क्या। तो ये अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ आरएनए प्रोडक्शन को। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वह भी सेल्यूलर डिफरेंशिएशन पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे अ सेल एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट इट्स पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन। उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी अफेक्ट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मेनी एनिमल्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ certain transcription factor into the cytoplasm of the egg cell determine basic body plan। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उस टाइम साइटोप्लाज्म में हैं कितने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो प्रोटीन है ना, छोटी छोटी प्रोटीन ही तो है, वही तो जाके रेगुलेटरी रीजन पर जाकर बाइंड कर रही है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये इंटरनल फैक्टर है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की कॉन्सेंट्रेशन है कितनी साइटोप्लाज्म में। तो ये इस बात पर डिसाइड करेगी कि बेसिक बॉडी पार्ट्स कैसे बनेंगे, कौन सा पार्ट टेल बनाएगा, कौन सा पार्ट हेड बनाएगा, कौन सा पार्ट फ्रंट बनाएगा, कौन सा पार्ट बैक बनाएगा। ऐसे ही कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी काम करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ टर्टल जब डेवलप हो रहा होता है तो उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, वो ये बताएगा कि वो ये डिटरमाइन करता है अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर है कि सेक्स उस पर्टिकुलर ऑफ स्प्रिंग का क्या होगा एट द टाइम ऑफ हैचिंग। ठीक है, सो टेम्परेचर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ टर्टल एंड सम अदर रेप्टाइल हेल्प टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ हैचिंग ऑफ स्प्रिंग, ये उस टाइम पर बताता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रूट फ्लाई दिखाई हुई है। फ्रूट फ्लाई ये क्रोमोसोम है, फ्रूट फ्लाई एम्ब्रियो है। जो कलर्ड पार्ट को जैसे ग्रीन ये वाला पार्ट बता रहे हैं, येलो ये पार्ट बना रहा है, ब्लू ये पार्ट बना रहा है, ये सारा का सारा रेस्पॉन्स है आपका इंटरनल बॉडी कंडीशन का, इंटरनल फैक्टर्स का। ठीक है, हाउ डज एनवायरमेंट अफेक्ट सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स की यहाँ पर बात की गई है, दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कैसे अफेक्ट डाल रहे हैं सेल डिफरेंशिएशन को, ये टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब एनवायरमेंटल फैक्टर में इन्होंने बताया कि दो तरीके के प्लांट हैं, एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट की फ्लावरिंग कब होती है? तब होती है जब सनलाइट कम होती है, व्हेन सनलाइट बहुत कम पीरियड के लिए होती है और ज्यादातर पीरियड डार्कनेस का होता है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट में अगर ज्यादा दिन है, इस चार्ट से समझिए, तो कोई फ्लावरिंग है ही नहीं। अगर छोटा दिन है, ज्यादा रात है, तो फ्लावरिंग है, एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है। लॉन्ग डे प्लांट में जब ज्यादा दिन है तो फ्लावरिंग है, कम है दिन तो फ्लावरिंग है ही नहीं। ठीक है, सो लॉन्ग डे प्लांट विल फ्लावर ओनली व्हेन एक्सपोजर टू द शॉर्ट पीरियड ऑफ डार्कनेस। तो इस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी सेल डिफरेंशिएशन पर काम करते हैं। अनडिफरेंशिएट अडल्ट स्टेम सेल मेक इट पॉसिबल टू कंटिन्यू टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड एंड डिफरेंशिएट सेल्स। अनडिफरेंशिएट सेल्स भी काम करते हैं, एंड इन ह्यूमन देयर आर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज अडल्ट सेल
इन द स्किन, ब्रेन एंड बोन मैरो, क्योंकि वहाँ पर रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी होती है, उसके लिए भी उनको सेल्स चाहिए होते हैं। बोन मैरो में आपको पता है ब्लड फैक्ट्री होती है, वहाँ पर WBC, RBC इन सब की चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर कंटिन्यूसली अडल्ट सेल्स में, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको ये पिक्चर्स दिखाए थे, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑल 3 टॉपिक जो आज के लेक्चर में कवर होने थे। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ हमारा यूनिट 7 कंप्लीट होता है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, यू राइट डाउन इन द कमेंट चैट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।